और साथियों, आरटीआई इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप मेरे साथ। और आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, चर्चा के करते करते आपसे ये भी बात करेंगे कि बहुजन समाज को कभी कभी खुश होने के मौके भी मिलते हैं। ज़्यादातर तो बहुजन समाज के लिए परेशानियों भरा समय रहता है, लेकिन मेरे साथ मानसी भगत हैं जो जम्मू से हैं और जेएनयू यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं, पीएचडी कर रही हैं। और अब आगे क्या करने जा रही हैं ये जानना आप सबके लिए, बहुजन समाज के लिए फ़ख्र की बात होगी। मानसी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी टुडे। मानसी, मुझे एक बात बताएं, जम्मू से पहला सवाल है, जम्मू से कितने बहुजन समाज के बच्चे हैं जो जेएनयू तक पहुंचते हैं या पहुंचे हैं अभी तक जब से आप हैं वहाँ? आई थिंक 3 to 4% जो हैं वो क्रैक कर पाते हैं जेएनयू का एंट्रेंस। जैसे आप जानते हो कि इंडिया की टॉप यूनिवर्सिटी है और एंट्रेंस यहाँ का काफ़ी टफ रहता है, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा हाई रहता है। बट आई एम ग्लैड कि हमारे लोग वहाँ पे पहुँच रहे हैं, क्योंकि वहाँ तक पहुँचना ही बहुत मुश्किल की बात है। और जिस तरीके के जम्मू कश्मीर के हालात हैं और जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम रहा है यहाँ का, तो वहाँ तक पहुँचना हमारे आपस में भी अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी बात है। तो आई एम ग्लैड कि वहाँ पे लोग पहुँच रहे हैं, चाहे कम मात्रा में, लेकिन पहुँच रहे हैं। आपने जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग को आड़े हाथों लिया है। आपने कहा कि यहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं, शिक्षा के जो हालात हैं, तो इसके पीछे क्या है, क्या कहना चाहती हैं आप, जो आपने कुछ शब्दों में कहा है? मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस तरीके की अभी मेरा काम है, रिसेंटली यूथ ट्रांजिशन पे मैं काम करती हूँ। मेरे को शुरू से ही बीइंग अ पार्ट ऑफ यूथ, मुझे शुरू से यूथ के तरफ एक अलग से लगाव रहा है। और जिस तरीके के मैंने जम्मू कश्मीर के यूथ के हालात देखे हैं वो काफ़ी ही डिस्टर्बिंग रहे हैं। आप अगर रिसेंटली 2021 की रिपोर्ट देखें तो उसके अकॉर्डिंग 48,000 जम्मू कश्मीर के अंदर यूथ है वो अनएम्प्लॉयड बैठा है। तो मुझे लगता है कि हमारी गवर्नमेंट जो है वो ऑल्दो बहुत कोशिश कर रही है इस प्रॉब्लम को, इस सोशल प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए, बट हमारे लोग, हमारी जो यूथ है वो खाली बैठा है। तो अगर एजुकेशन सिस्टम ढंग से हो, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के तरीके डिफरेंट तरीके से निकलेंगे, यूथ एक अलग तरीके से सोच पाएगा कि मैं कैसे अपनी स्टेट को डेवलप करने के लिए मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ। अगर आप रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स उठा के देखिए कि टीचर्स में जो रिक्रूटमेंट हुई है हायर एजुकेशन में, वो कितने साल पहले हुई थी। आई थिंक 2013 में हुई होगी लास्ट, अगर मैं अच्छे तरीके से अगर याद नहीं है मुझे तो। बट उसके बाद क्या हमारे स्टेट को टीचर्स की जरूरत नहीं है? कितने टीचर्स जो है वो रिटायर हुए हैं उसके बाद? क्यों हमारी बच्चियां जो बीएड कर रही हैं, जो एमपीएड कर रही हैं, वो अनएम्प्लॉय बैठी है? क्या एक जो गरीब घर की जब बच्ची बाहर निकलती है, पहले तो उसको घर से बाहर निकलने में बहुत सारी तकलीफें होती हैं, फिर वो बच्ची पढ़ती है, हालात से लड़ती है, उसके बाद वो वापस घर पे आके अनएम्प्लॉय बैठती है। तो क्या उस वक्त जो हमारी जम्मू कश्मीर की सरकार है, जो यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स है, जो यहाँ के यूथ एक्टिविस्ट हैं, जो यहाँ के एजुकेशन स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, क्या उनके लिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि उस बच्चे की पुकार को सुन सके? तो ये मेरे लिए एक सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी कि मैं पीएचडी करूं। और मेरे को लगता है कि जेएनयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है जो हमें एक फ्रीडम देता है, औरतों को, खासकर औरतों को फ्रीडम देता है, एक प्रोटेक्शन देता है कि हम अपना ओपिनियन जो है वो बोलें। क्योंकि अगर हम इंडिया के समाज की बात करें, लड़कियों को तो बोलने ही नहीं दिया जाता, पहली बात है। हमेशा हमें ये चीज बताया जाता है कि तुम चुप रहो, तुम बोलो मत, तुम अपना ओपिनियन मत दो। लेकिन मुझे यहाँ से पता है कि एजुकेशन एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एजुकेशन एक ऐसा पावर है जो घर के हर एक बच्चे को एक ओपिनियन रखने की एक अनुमति देता है। और मुझे लगता है कि हमारी जो लड़कियां हैं, जम्मू कश्मीर की जो लड़कियां हैं, उनके लिए ये एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कि एजुकेशन स्ट्रक्चर को और यहाँ का जो एजुकेशन है किस तरीके से उस चीज को लिया जा रहा है, जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट है वो एजुकेशन को किस तरीके से आज के स्ट्रक्चर को, आज के यूथ को समझ रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मानसी, मैं ये जानना चाहता हूँ, आपने सबकी चिंता की, सबकी चर्चा भी की, आपने ये कहा कि खासकर बहुजन समाज की बच्चियों को बड़ी मुश्किल आती हैं। आपका खुद का सफ़र कैसा रहा, जम्मू यूनिवर्सिटी तक का, उसके बाद जेएनयू तक का? जी बिल्कुल, पहले मैंने साइंसेस में हायर सेकेंडरी अपनी एजुकेशन ख़त्म की। मेरा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो था।
उसके बाद मैंने जेईई मेंस क्रैक किया। वही घर के हालात, यहाँ पे एक ऐसा सोशल टैबू था कि अगर लड़कियां हैं तो इंजीनियर, सॉरी लड़का है तो लड़की है तो इंजीनियर नहीं बनेगी, लड़का है तो डॉक्टर नहीं बनेगा। लड़का इंजीनियरिंग के लिए ही बना है, लड़की डॉक्टरेट के लिए ही बड़ी है। लेकिन वो चीज हमारे जो बहुजनों में तो बहुत ही कम है। वो बोलते हैं कि लड़की है तो हाउसवाइफ बनेगी, लड़का है तो घर बाहर जाके कमाएगा। लेकिन जब मैंने अपना सफर तय किया, मेरे पापा ने मुझे इंस्पायर किया कि तुम्हें सबसे पहले अपने पाँव पे खड़े होना है। लेकिन सामाजिक त्रुटियों की वजह से मैं इंजीनियरिंग ज्वाइन नहीं कर पाई। फिर उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन में आर्ट्स में एडमिशन लिया। गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन से मैंने अपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। फिर मैंने इग्नू से मैंने अपना मास्टर्स किया सोशियोलॉजी में, क्योंकि मेरे को तब तक इतना समझ आ चुका था कि जिस समाज को हम देखते हैं उस समाज में और जानने की बहुत आवश्यकता है। इसलिए मैंने सोशियोलॉजी को चुना, जो हिंदी में समाजशास्त्र जिसे बोला जाता है। बट उस वक्त मुझे एक चीज समझ में आ गई थी कि हमारे समाज को एक ऐसे अपॉर्चुनिटी की, एक इस तरीके की विजन की जरूरत है जो हमें एक डीप डाउन जाके हमें उस चीज की जितनी भी सोशल प्रॉब्लम्स है उसको समझने की जरूरत है, जो हमारी गवर्नमेंट भी उसको समझ नहीं पा रही है, हमारे लोग नहीं उसको समझ पा रहे हैं। एक बीच में एक अजीब सी खींचातानी है। तो इस वजह से मैंने चूज किया कि नहीं, इस चीज को हम दूसरे तरीके से अगर सोचेंगे तो मुझे लगता है कि जेएनयू ही एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां पर मैं उस तरीके से मैं खुद को समझती हूँ कि एक ऐसी फ्रीडम मुझे वहां पे मिलती है। तो इसलिए मैंने फिर वहां का एंट्रेंस पे बैठे। जब आप जेएनयू पहुंचे जी, आप पहली मर्तबा वहां पहुंचती हैं और जेएनयू का गेट क्रॉस करके अंदर जाती हैं, उस वक्त के मोमेंट क्या थे, कैसा था? हाँ, ये काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जब मैंने फॉर्म भरा था तो एक मेरे को भैया मिले थे। तो मैंने बोला कि भैया मैं जेएनयू का फॉर्म भर रही हूँ। तो उन्होंने बोला कि अगर तुम वहां पर पहुंच जाओ तो बहुत बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वहां जब जेएनयू एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जहां अगर तुम बाहर से माथा भी टेक कर आ जाओगी तो तुम्हारा भला हो जाएगा। तो तब तो मुझे लगा था कि शायद मैं उस अभी लायक नहीं हूँ कि मैं जेएनयू का गेट क्रॉस कर सकूं, क्योंकि मैंने इग्नू से पढ़ाई की है। ऑल्दो कि इग्नू एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी है, बट फिर भी वहां पर तो गोल्ड मेडलिस्ट वाले बच्चे compete करेंगे, तो मैं कैसे compete कर पाऊंगी? एक बॉर्डर एरिया की जम्मू कश्मीर की लड़की उठ के और वहां पे एक compete करना काफी टफ कंपटीशन रहेगा। लेकिन जब मैंने उस दिन उस गेट को क्रॉस किया तो मुझे एहसास हुआ कि जो वहां पे एक आवाज मिलती है, मुझे तब पता चला कि उन भैया का क्या मतलब था ये चीज बोलने का कि तुम माथा टेक कर आ जाओगे तो तुम्हारा भला हो जाएगा। मैंने तो गेट क्रॉस कर लिया तो मेरा तो भला होना ही था। उससे पहले कितनी मर्तबा आप दिल्ली जैसी शहर में गई थी? क्या पहले जा चुकी थी, या जब आपने जेएनयू जाने का फैसला किया तब पहली बार आप वहाँ गए थे? और आपको जाने के बाद क्या लग रहा था कि क्या यहाँ पर मैं रह पाऊंगी, मैं पढ़ पाऊंगी? और जो आपका गोल था, जो आपने सोच रखा था, वो विचार कैसा था उस वक्त? सबसे पहले बात, मैं वो लड़की हूँ जिसने आज तक कभी स्कूल की पिकनिक तक नहीं लगाई। तो जो बच्ची स्कूल की पिकनिक तक नहीं लगा पा रही है, वो अचानक से पहली बार समाज के बहुत सारी सोशल प्रॉब्लम्स को छोड़ के, फेस करके, आगे बढ़ के वो पहली बार दिल्ली जा रही है। और दिल्ली के हालात जैसे देखा जाए तो कहने को तो राजधानी है, लेकिन उसको एक तरीके से बोला जाता है कि वो अनसेफ है गर्ल्स के लिए, जो खबरों में दिखाया जाता है। तो हाँ, मन में एक डर था। लेकिन जब उस गेट को मैंने क्रॉस किया, जिस तरीके से वहां के लोग हैं जिन्होंने मेरे को इतने अच्छे से वेलकम किया, मुझे नहीं जज किया कि मैं बॉर्डर एरिया की हूँ, उन्होंने मुझे मैं जैसी थी वैसे अपनाया, तो वे एक बहुत बड़ी बात थी। और मेरी जैसी लड़की जिसने कभी पिकनिक तक नहीं लगाई है, जो कभी बाहर कहीं घूमने नहीं गई है, वो पहली बार दिल्ली राजधानी में पांव रख रही, तो उसके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। आप परिवार के सदस्यों के साथ गई थी या आप अकेली गई थी? हाँ, मेरे पापा
पापा गए थे। पापा के साथ गई थी। तो जब वो वापस आ रहे थे छोड़ के, जी तो क्या लग रहा था कि मुझे अकेले रहना है, यहाँ पढ़ना है और तैयारी करनी है आगे की? गोल क्या था उस वक्त, मन में क्या बना रखा था? जी, जब मैं वहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रही थी तो वहाँ पे एक सवाल आया मेरे पास। तो एक आदमी थे वहाँ पे, तो उन्होंने मुझे, सर ने पूछा कि तुम्हें ये फॉर्म भरना नहीं आता है क्या? तुमने देखा नहीं उसको कि इसको किस तरीके से भरते हैं? हमने तो न्यूज़ में बताया था। तो मैंने उनको बोला कि न्यूज़ देखने के लिए टीवी की जरूरत है, और टीवी के लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, और नेट की जरूरत है जहां पर हम आपकी वीडियोस देख सकें। अगर सोचो वो जगह है जहां पर वो दोनों चीज नहीं है, तो बच्चा कहां से देखेगा? तो उस वक्त उनके रोंगटे खड़े हुए कि नहीं, हालात वैसे हैं। सिर्फ टेररिज्म वहां का मुद्दा नहीं है, वहां के बहुत सारे मुद्दे हैं। क्योंकि जब मैं इंटरव्यू कर रही थी तो हमारे वहाँ का इंटरनेट काट दिया गया था, जो कि मैंने पहले ही उनको रिक्वेस्ट कर दी थी कि ऐसे ऐसे मेरे वहाँ के हालात हैं, तो इंटरव्यू के लिए बीच में नेट जा सकता है। तो वाकया वो चीज़ हुई, पर जेएनयू ने मुझे दोबारा मौका दिया कि उसी वक्त इंटरव्यू हुआ। उन्होंने मेरे हालात को समझा, मुझे परखा, और उसके बाद मुझे वो पीएचडी की सीट मिली। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल है कि अब जिस लड़की ने कभी पिकनिक के टूर पे नहीं गई जी, वो दिल्ली की जेएनयू तक पहुंची, जी, पीएचडी कर रही हैं, और अब फॉरेन कंट्री की ओर आप जा रही हैं जी, किस कंट्री में जा रही हैं, और वहाँ पर क्या प्रोग्राम का ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें आप भाग ले रही हैं? जी, मेरा पीएचडी जो है, मैं इंटरनेशनल रिलेशंस में हूँ। ऑल्दो मेरा सब्जेक्ट सोशियोलॉजी रहा है मेजर्स, और मैं इंटरनेशनल रिलेशंस के थ्रू समाज को समझने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं उज्बेकिस्तान पे काम कर रही हूँ, वहाँ के यूथ को समझने की कोशिश कर रही हूँ। बट मुझे रिसेंटली एक अपॉर्चुनिटी मिली हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कॉन्फ्रेंस करवा रहा है जहाँ पर दुनिया के डिफरेंट जगह से लोग आ रहे हैं, और वहाँ के इंटेलेक्चुअल्स बड़े बड़े आएंगे, और वहाँ पे मौका मिलेगा मुझे वहाँ के डिफरेंट प्रोफेसर्स और को स्कॉलर से मिलने का। और वहाँ पे मुझे लगता है कि एक ऐसा सुनहरा मौका है कि जहाँ पे हम अपने जम्मू कश्मीर के हालात, अपने इंडिया के हालात एकदम बहुत ही बुलंद आवाज में हम वो उस चीज को सामने रख सकें। तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के दौरान एक एशिया कॉन्फ्रेंस कंडक्ट किया जा रहा है जिसकी थीम है आर्किटेक्ट्स ऑफ एशिया। तो इसमें मैं भाग लेने जा रही हूँ एज ए डेलीगेट, और मुझे लगता है कि ये हमारे समाज के लिए एक बहुत बड़ी बात है, और आई एम श्योर कि हमें कुछ अपॉर्चुनिटी मिलेगी जिससे हमारे सामाजिक सुधार होगा। आपको कब पता चला था कि आपको वहाँ पर बुलाया जा रहा है, और जब परिवार को कब बताया आपने? ये आपको लगता था कि मैं सिलेक्ट होंगी या नहीं होंगी, पहले ही बता देना चाहिए, या फिर तब तक इंतज़ार किया जब तक आप सिलेक्ट नहीं हुए? हाँ, तो मेरा ऐसा था कि सच में बहुत डर लगता है जब ऐसी अपॉर्चुनिटीज आती हैं, क्योंकि जब आप समाज की इतनी सारी लड़ाइयाँ लड़के जब आप आगे बढ़ते हो, तो आप जब आपका फेलियर होता है तो फिर एक ऐसी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है एक कॉन्फिडेंस की। तो हाँ, मैंने घर पे नहीं बताया था। मैंने बोला कि पहले सब फाइनलाइज हो जाए कि मैंने फाइनली कुछ कर लिया है, उसके बाद ही बताऊंगी। पर उसमें एक शख्स ऐसा था जिसको स्टार्टिंग से ये चीज पता थी, वो है एडवोकेट बसोत्रा जी। और इनसे मैंने शुरू से डिस्कस किया कि मैं ये करने वाली हूँ, और वो हमेशा से मैं करती रही हूँ डिस्कशन, ये पहली बार नहीं है। मेरी पीएचडी की जर्नी इन्होंने ही मुझे इंस्पायर किया, मोटिवेट किया, और इन्होंने ही मुझे आगे बढ़ाया। ऑल्दो कि ऐसे शख्सियत बहुत कम है हमारे समाज में, और मैं चाहती हूँ कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़नी चाहिए, ऑल्दो कि वो यूनिक पर्सनैलिटी हैं। बट हाँ, मैंने सिर्फ उनसे डिस्कस किया, और आज जब रिजल्ट आया तो ही वॉज द फर्स्ट पर्सन जिनसे मैंने ये चीज़ एक कहते हैं कि खुशी जो है वो जाहिर की। हम उम्मीद करते हैं कि मानसी, आप जम्मू कश्मीर का और बहुजन समाज का नाम जो है वो दूसरे देशों में जाकर के भी रोशन करेंगी, ये हमें उम्मीद है। और बहुजन समाज को ये मुबारक है कि उन लोगों ने मानसी जैसी लड़की को और उनके परिवार को खास करके ये मुबारक है कि उन्होंने दिल्ली जैसे शहर में अपनी बेटी को भेजा। जबकि यहाँ जम्मू से अगर आपको पठानकोट तक जाना हो तो लोग ये सोचते हैं कि अपने घर की बेटी को किसके भरोसे भेजें। ये भरोसा है, और बेटियाँ
उस भरोसे को किस कदर निभा रही हैं और वो उन बुलंदियों को छू रही हैं, और जो टारगेट वो सेट करती हैं उसे जब अचीव करती हैं तो माँ बाप का सिर फ़ख्र से ऊंचा होता है। ये मानसी ने साबित कर दिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मानसी हमारे साथ बात करने के Thank लिए। you. जब आप वापस आएंगे फिर आपसे बात करेंगे, जी। और आप सब इस इंटरव्यू को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मानसी का हौसला बुलंद हो, और मानसी जैसी जो लड़कियाँ जिनके अंदर काबिलियत है लेकिन मौका नहीं मिल पा रहा, उन सब का हौसला बुलंद हो और उनके घर वाले उन्हें सपोर्ट करें। आप देखते रहें RTI इंडिया न्यूज़, लोकतंत्र का पहरेदार, ताकि हम पहुंचा सकें आप तक वो खबरें जो नहीं पहुंच रही या फिर जो नहीं दिखाई जा रही। धन्यवाद।